एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक चीज आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का जो इसके पहले का पेपर था जिसका नाम है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का, वो कैसा गया है प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि यार मुझे पता नहीं चलता है, फीडबैक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें से कितने आए, मतलब मैंने जो चीज देखा यार, मतलब उसके हिसाब से तो पता चल गया कि काफी सारे क्वेश्चन आए थे जो रिपीट हुए। लेकिन आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि हर एक का पेपर कैसा गया है, कितना परसेंटेज तक आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जरूर से मुझे कॉमेंट करके बता देना। सेकेंड थिंग दोस्तों, आप लोगों का अगला पेपर ज्योग्राफी है, आखिरी पेपर है। एक्साइटमेंट तो जरूर होगा कि यार आखिरी पेपर है, खत्म होने वाला है, लेकिन यार आपको बता दूं हल्के में मत लेना। ज्योग्राफी पेपर जो होता है नॉर्मली बहुत लोग हल्के में ले जाते हैं और कुछ ना कुछ कम मार्क्स मिल जाते हैं। तो कम मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, 40 में से 35 प्लस का टारगेट करना है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और प्रिपरेशन करने के लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी हमने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। जस्ट ये वीडियो अपलोड करने के पहले एक वीडियो मैंने डाला था 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जाके देख लो, हमारे वीडियो सेक्शन में हमने डाला हुआ है अगर आपने नहीं देखा होगा तो। ठीक है, और आज क्या लेकर आया हूं, एक बेहतरीन वीडियो जिसमें हम आपको एमसीक्यूज पढ़ाने वाले हैं हर चैप्टर का। और आपको बता दूं हर चैप्टर हमने पढ़ाया भी है, एक्सप्लेन किया हुआ है। कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो, पूरा चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो पूरा चैप्टर भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन आज क्या देने वाला हूं, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 10th ज्योग्राफी का ऑल चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 9 चैप्टर्स है ज्योग्राफी में, टोटल 9 चैप्टर्स में से 75 प्लस एमसीक्यूज लेकर आया हूं। सिर्फ जितने भी मिनट का वीडियो ये है, 15-20 मिनट जो भी है दोस्तों, देख लोगे ना 75 एमसीक्यूज आपको लर्न हो जाएंगे, गारंटी के साथ बोल सकता हूं। सिर्फ वीडियो देख के, आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सब आप वीडियो देख लो, ध्यान लगा के देखना, पूरा आंसर के साथ, कंसेप्ट के साथ लर्न हो जाएगा एमसीक्यूज, कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में देख लेना। जस्ट वॉच दिस वीडियो, पूरा होल वीडियो देख लेना। नो नीड टू लर्न एनी अदर एमसीक्यू, कोई भी और एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना मैं दे रहा हूं अभी स्क्रीन पे आपको दिखेगा थोड़ी देर में, स्क्रीन के ऊपर वीडियो अच्छी तरीके से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एंड ऑल्सो शेयर विथ ऑल, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि ये भी उनको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल सके। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू स्क्रीन पे देखो, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 फील्ड विजिट। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करें फील्ड विजिट में, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल ये है कि जो राहुल था फील्ड विजिट में, आपको याद होगा हमने चैप्टर जब पढ़ाया था, तो राहुल इज गोइंग ऑन ए फील्ड विजिट विथ हिज क्लासमेट एंड स्कूल टीचर्स फ्रॉम डैश इन ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट। यानी कहाँ से वो जा रहा था, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नलदुर्ग। आपको याद होगा कि वो राहुल यानी उसके स्कूल के सभी साथी और सभी टीचर्स नलदुर्ग से, जो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है, वहां से अलीबाग के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहां से कहां तक जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन फील्ड विजिट में पूछा जा सकता है। अगला सवाल आप देखोगे, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि मैं आपको कम समय में पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो देना चाहता हूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सभी एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आ गया, उसमें से आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, राहुल इज गोइंग ऑन ए फील्ड विजिट विद हिज क्लासमेट एंड स्कूल टीचर्स फ्रॉम नलदुर्ग इन ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट टू डैश। कहां से जा रहा था वो, अलीबाग तक जा रहा था। करेक्ट है, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। बहुत सिंपल चीज़ है यार, बहुत मतलब इतना सिंपल है कि आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। डैश आर द ईस्टर्न ऑफशूट्स ऑफ द सह्याद्री। सह्याद्री में ईस्टर्न जगह पे, मतलब ईस्ट की तरफ कौन सा ऑफशूट है सह्याद्री में, तो आपको याद रखना है बालाघाट रेंज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं यहाँ पे डार्क करके मैंने लाया है ताकि आपको पहचानने में भी आसान हो जाए। तो बालाघाट रेंज हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आता है ईस्टर्न ऑफशूट्स ऑफ सह्याद्री, तो इसका आंसर आएगा बालाघाट रेंज। याद रहेगा, ऑप्शंस आपके सामने नजर आएगा तो ऑब्वियसली हमारा दिमाग इस प्रकार चलता है ना कि एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं ना तो हमेशा हमको याद आता है कि हाँ यही इसका आंसर है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर फोर्थ ऑप्शन आप देखोगे, यानी फोर्थ एमसीक्यू क्या बोला यहाँ पे, उजनी डैम बिल्ड ऑन द रिवर डैश। उजनी डैम जो है वो कौन से नदी पे बनाया गया है, तो आपको याद रखना है भीमा नदी पे उजनी डैम। याद रहेगा, उजनी डैम बिल्ट ऑन द रिवर भीमा, याद रखना ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, वेयर डिड राहुल एंड देयर क्लासमेट हैड देयर ब्रेकफास्ट। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है कि राहुल और उसके क्लासमेट्स ने कहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था जब वो नलदुर्ग से निकले थे, तो याद रखना वो सोलापुर में उसने किया था। याद रहेगा, सोलापुर में वो उतरे थे और ब्रेकफास्ट किया था। ठीक है, वाइल क्रॉसिंग नलदुर्ग, जब वो नलदुर्ग क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने देखा थ्रोनी टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो वो जो है कौन सा थ्रोनी टाइप ऑफ वेजिटेशन देखा, तो उन्होंने देखा था सेमी एरिड थ्रोनी टाइप। ठीक है, सेमी एरिड, जो जंगल से जा रहे थे वो लोग, रास्ते से जा रहे थे, उनके साइड में उनको दिखा कि वहाँ पे सेमी एरिड थ्रोनी टाइप ऑफ वेजिटेशन था। नेक्स्ट बात करें 7th वन, आफ्टर रीचिंग सिन्हागढ़। आपको पता है सिन्हागढ़ जब पहुंचे तो उन्होंने देखा दे सॉ विच टाइप ऑफ रॉक। कौन सा टाइप का देखा, उन्होंने इग्निशियस रॉक देखा। तभी टीचर्स ने उनको बताया ना कि हाँ ये देखो बच्चे लोग कि ये जो टाइप ऑफ रॉक है वो है इग्निशियस टाइप ऑफ रॉक। याद रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैम सर्व्स वाटर टू एरियाज इन एंड अराउंड पुणे। मतलब पुणे में कौन सा डैम से पानी आता है, तो याद रखना खड़कवासला। खड़कवासला जो है
ये जो डैम है यही पानी सर्व करता है पुणे के आसपास के एरिया में और पुणे में, याद रखना। खड़कवासला इज द करेक्ट आंसर, याद रहेगा। ऑप्शंस देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, अराउंड विच सी इज अलीबाग लोकेटेड। अलीबाग कौन से समुद्र के किनारे लोकेटेड? आपको बता दो, अलीबाग क्या पूरा मुंबई, हमारा पूरा मेन जो है आधा से ज़्यादा पार्ट जो है इंडिया का, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? अरेबियन सी के किनारे सिचुएटेड है, वेस्ट में। अलीबाग भी वेस्ट में है ना, मुंबई के आसपास ही आता है अलीबाग, तो ये हमारा अरेबियन सी आ जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन अलीबाग। अलीबाग में मेन जो ऑक्यूपेशन है लोगों का वो क्या है? वो है फिशिंग एंड एग्रीकल्चर, मतलब वो मछली मार के भी खाते हैं, मछली मारना और बेचना वो उनका ऑक्यूपेशन है, और एग्रीकल्चर करना, खेती करना भी उनका ऑक्यूपेशन, याद रखना अलीबाग के लोगों का। ठीक है, ये हमारे हो गया पहला चैप्टर। पहला चैप्टर में यही था, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये मैं आपको देख सकते हो कि मैं ये इस तरीके से मैं लेकर आया हूँ ताकि मैं फास्ट बता सकूँ। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आप टाइपिंग मिस्टेक देख सकते हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट हमने टाइप करवाया है दोस्तों, इसके लिए स्पेसिंग देना भूल गए हैं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो अलीबाग इज़ कंबाइन हो गया, अलीबाग इज़ होना चाहिए, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम आपको जो चीज़ समझा रहे हैं वो कम समय में समझा रहे हैं, तो आपके लिए वही ज़्यादा बेनिफिट करेगा, और डेफिनेटली हमारे वर्डिंग्स पे ध्यान दो आप, ज़्यादा वो बेटर आपके लिए रहेगा और आपको याद रहेगा। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा लोकेशन एंड एक्सटेंट, जिसमें ब्राज़ील और इंडिया का लोकेशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज डैश, मतलब इंडिया जो है हमारा सबसे नीचे की तरफ, आप देखोगे ना, सबसे साउथ की तरफ इंडिया का जो पार्ट है, सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है, वो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, याद रखना। इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इंडिया और ब्राज़ील बोथ कंट्रीज हैव विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट है? तो हमारी रिपब्लिक गवर्नमेंट है, ये चीज़ याद रखना। रिपब्लिकन गवर्नमेंट है हमारी, और ब्राज़ील दोनों की सेम है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अगला बात करते हैं, दीज टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विद ब्राज़ील, मतलब कौन सी ऐसी जो कंट्रीज है इन ऑप्शंस में से, 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये चारों में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो अमेरिका के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है? डू नॉट शेयर लिखा हुआ है, तो आपको बता दूं चिली एंड इक्वेडोर, ये 2 कंट्री ऐसे हैं, याद रखना, चिली और इक्वेडोर, चिली और इक्वेडोर, याद रख लो, ये अमेरिका के साथ बॉर्डर जो है वो शेयर नहीं करते हैं, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, हु इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, यार इसको बोलने की जरूरत है, हमारा इंडिया, फर्स्ट पे चाइना आ जाता है, सेकंड पे हमारा इंडिया आ जाता है, तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, याद रखना। उसके बाद है विच कंट्री इज फेमस फॉर सांबा डांस, सांबा कौन सा डांस होता है बाबा? तो सांबा जो डांस है ये होता है ब्राज़ील में, याद रखना। यार 2 ही कंट्री के बारे में तो हमने पढ़ा, इंडिया और ब्राज़ील, वो मोस्टली इसका आंसर यही होगा, इंडिया या तो ब्राज़ील होगा। तो सांबा डांस इंडिया में तो सुना नहीं है, तो ब्राज़ील इसका करेक्ट आंसर है, तो ब्राज़ील में सांबा डांस करवाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, तो ब्राज़ील का कैपिटल होता है ब्राज़ीलिया, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ब्राज़ीलिया इज द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, याद रहेगा। इंडिया का पूछेगा तो न्यू दिल्ली, याद रखना, ठीक है, नहीं तो कुछ और लिख के आ जाओगे। व्हेन डिड ब्राज़ील गॉट देयर इंडिपेंडेंस, ब्राज़ील को आज़ादी कब मिली? तो 1822 में, ठीक है, 1822 में ब्राज़ील को उनकी आज़ादी मिली। हमें कब मिली? 1947, याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हु इज द मेजर डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट तरीके से और मेजर तरीके से डेवलप कौन कर रहा है पूरे वर्ल्ड में? तो वो हमारा इंडिया कर रहा है, यार याद रखना, ये चीज़ बहुत ही प्राउड मोमेंट वाली बात है, इंडिया इज द मेजर डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इंडिया का कैपिटल मैंने बता दिया, ये सवाल पूछा जा सकता है, तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करें, इन विच कंट्री स्पाइसेस आर फेमस, यार मसाले की बात हो और इंडिया का नाम ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। पूरे वर्ल्ड में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्पाइसेस जो खाते होंगे ना वो इंडियंस ही होंगे, इतने स्पाइसी खाते हैं, और इसीलिए हम लोग स्पाइसी रहते हैं। तो इंडिया इज द कंट्री जिसमें स्पाइसेस, मसाले बहुत फेमस है, बिना मसाले का तो हमारा खाना होता ही नहीं है दोस्तों, यार ठीक है ना। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 क्या है आपका? फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, ब्यूटीफुल चैप्टर, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने पढ़ी, किस प्रकार से जो है हाईलैंड्स है इसके अंदर, ग्रासलैंड्स है, माउंटेन्स है, इंडिया और ब्राज़ील का, सबके बारे में यहाँ पे पढ़ाया गया है इस चैप्टर के अंदर। हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो जाके देख लेना, आपको वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई है, मतलब हर चीज़ प्रेजेंट है, आपको बस जाके पढ़ाई करनी है यार, बस हमने तो हमारी तरफ से काम कर दिया, बस आपको अपनी तरफ से काम करना है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? थर्ड चैप्टर का पहला एमसीक्यू आ सकता है आपको, ब्राज़ील इज कवर्ड मेनली बाय डैश, तो ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा हाईलैंड पाया जाता है, तो ब्राज़ील इज कवर्ड मेनली बाय हाईलैंड्स, ठीक है, ऊंचे ऊंचे जमीन है, हाईलैंड से, पहाड़ी टाइप, ठीक है। फिर द चोला किंग, ये देखो स्पेस, यहाँ पे एक स्पेस मिस हो गया, तो चोला किंग, चोला के राजा, चोला किंग जो है कंस्ट्रक्टेड डैम ऑन द रिवर डैश, यानी कि कौन से रिवर पे उन्होंने डैम बनवाया था चोला किंग ने? तो याद रखना है कावेरी नदी पे बनाया था, कावेरी रिवर पे उन्होंने चोला किंग ने डैम बनवाया था। नेक्स्ट बात करें थर्ड क्वेश्चन, जो कि है द डैश इज वन ऑफ द यंग फोल माउंटेन। कभी भी यंग फोल माउंटेन इंडिया का नाम आया ना, या फिर वर्ल्ड का भी नाम आया ना, तो हमेशा हिमालय का नाम याद रखना। हिमालय पर्वत महान, हमारा इंडिया का हिमालय पर्वत हमारी शान, तो यंग फोल माउंटेन जो है वो क्या है? हिमालय पर्वत है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है, इंडिया हैज़
अलॉन्ग कोस्ट लाइन एक्सटेंडेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली। कोस्ट लाइन आपको पता है समुद्र का किनारा, जैसे हमारे इंडिया में दो समुद्र का किनारा है, एक यहाँ पे आपका इंडिया अपना क्या बोलते हैं उसको अरेबियन सी है, और इस साइड बे ऑफ बंगाल है। तो दो कोस्ट लाइन है हमारा। इसके लिए सबसे बड़ा कोस्ट लाइन हमारा इंडिया का ही है, ब्राज़ील और इंडिया से कंपेयर करेंगे तो 7,500 किलोमीटर जो है इंडिया का कोस्ट लाइन है। सोचो यार कितना होता है, 7,500 किलोमीटर है, याद रखना। ब्राज़ील का भी पूछेगा, देखो ठीक है। आगे, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट। याद रखना हमारे इंडिया में एक ही तो डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट इज द करेक्ट आंसर, याद रखना ठीक है। नॉर्थ इंडियन प्लेन में हमारे इंडिया में क्या है, कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, याद रहेगा। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील। ब्राजील का जब भी याद आया हाईएस्ट पीक का नाम आया तो पिको डी नेबलिना, याद रखना। नाम भी अजीब है, देखो याद रहेगा आपको। हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील क्या है, पिको डी नेबलिना, पिको डी नेबलिना हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील, याद रख लेना। नेक्स्ट बात करूँ, क्या है, ब्राजील हैज ए कोस्ट लाइन। देखो आ गया क्वेश्चन, इंडिया का क्या था 7,500, तो ब्राजील का है उससे 100 कम, यानी 7,400 किलोमीटर। ब्राजील जस्ट थोड़ा सा कम है इंडिया से। इंडिया का कोस्ट लाइन थोड़ा बड़ा है, समुद्र तटीय इलाका ज़्यादा है हमारे इंडिया में, और ब्राजील में जस्ट 100 किलोमीटर कम है, यानी 7,400 किलोमीटर, याद रखना। तो इंडिया का 7,500 किलोमीटर, ब्राजील का 7,400 किलोमीटर, याद रहेगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट बात करें, 8वां क्वेश्चन, द अमेजॉन बेसिन इज क्वाइट वाइड इन द वेस्ट अबाउट डैश। कितना है, 1300 किलोमीटर का है। तो कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा अमेजॉन बेसिन के बारे में, तो अमेजॉन बेसिन कितना चौड़ा है, 1300 किलोमीटर चौड़ा है दोस्तों। यार कितना बड़ा है, सबसे बड़ा चौड़ा वही है यार, याद रखना। 1300 किलोमीटर चौड़ा है अमेजॉन बेसिन। नेक्स्ट बात करें, 9th क्वेश्चन, डैश इज ए लार्जेस्ट कोस्टल आइलैंड लोकेटेड बिटवीन द माउथ्स ऑफ रिवर अमेजॉन एंड रिवर टोकैंटिन्स। तो ये कोस्टल आइलैंड कौन सा है सबसे बड़ा, जो कि किसके किसके बीच में है, अमेजॉन और टोकैंटिन के बीच में। तो याद रखना अमेजॉन नदी और टोकैंटिन नदी के बीच में एक कोस्टल आइलैंड है और उसका नाम है मराजो। मराजो याद रखना, मराजो मतलब अमेजॉन और टोकैंटिन्स के बीच में एक आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है, याद रखना, मराजो, याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। 10वां क्वेश्चन जो कि है, द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर। यार ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, रिवर गंगा गंगोत्री से निकल के आता है, ये सब जानते हैं। उत्तराखंड के ऊपर से आता है गंगोत्री, बहुत ही पवित्र जगह है, जाना जरूर। मैं गया हूँ एक बार, मैं ऊपर तो नहीं जा पाया, विजिट नहीं कर पाया गंगोत्री को, लेकिन मैं उत्तराखंड में मसूरी तक के लेवल पे हाइट तक गया हूँ। मैं उसके ऊपर भी जाना है, कभी मौका मिला लाइफ में डेफिनेटली आई विल अप्रोच एंड डेफिनेटली यार चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यार लाइफ में एक्सप्लोर करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अभी आ जाएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4। सोचो दोस्तों कि हमने कितने सारे एमसीक्यूज लेके आए। आप सिर्फ ये वीडियो एक बार देख लोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा आंसर, आपको कभी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है एमसीक्यूज, ठीक है ना। आपके 4 मार्क्स के एमसीक्यूज कंफर्म हो जाएंगे आज, अगर आप ये पूरा पढ़ लेते हो दोस्तों, पूरा ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो। ठीक है, हर एक चीज लेकर आए, पूरा चैप्टर्स में से एक एक चीज ढूंढ के निकाला है दोस्तों, जो भी पूछने के चांसेस है इसी में आएंगे। तो चैप्टर नंबर 4 जो है क्लाइमेट, बस आप मुझसे एक वादा करो दोस्तों, ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करके, जितना हो सके शेयर कर देना, ठीक है, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो क्लाइमेट का पहला क्वेश्चन ये है, द अमेजॉन वैली रिसीव्स डैश अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी अमेजॉन में कितना रेनफॉल होता है। तो बता दूं यार 2000 मिलीमीटर का रेनफॉल होता है। आपको पता है ना, रेनफॉल्स कभी भी सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में मेजर करते हैं। तो अमेजॉन जो है ब्राजील का, उसमें बहुत अच्छा खासा रेनफॉल होता है, जो कि 2000 मिलीमीटर का होता है, याद रखना 2000 मिलीमीटर, ये दिस इज द करेक्ट आंसर, 2000 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इंडियाज क्लाइमेट इज अ डैश टाइप। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ह्यूमिड है, कूल है, मानसून है, डेजर्ट है। हमेशा याद रखना इंडिया में बरसात बहुत तगड़ा होता है, तो इसीलिए हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, याद रखना। ठीक है, याद रहेगा इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून जैसा है। ठीक है, ब्राजील इज ए डैश कंट्री, जैसे वो डायलॉग था ना यार, हमारा नेता कैसा हो उसके जैसा हो, वैसे ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया का क्लाइमेट कैसा हो, बिल्कुल मॉनसून जैसा हो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ब्राजील इज ए डैश कंट्री, ब्राजील क्या है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है। क्यों ट्रॉपिकल कंट्री है, क्योंकि ये जो है आप देख सकते हो, जो ऊपर की तरफ आ जाता है नॉर्मली, तो वो हमारा ट्रॉपिकल कंट्री में आ जाता है। तो ब्राज़ील भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ये आप याद रख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन द वर्ल्ड रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो आपको एक बता दूं, माउंट सेराम, ठीक है, माउंट सेराम एक शहर है जो कि किस में आता है, मेघालय में आता है। हमारा जो इंडिया है ना दोस्तों, मेघालय, तो मेघालय आपको पता है नॉर्थ ईस्ट, तो मेघालय में एक जगह है माउंट सेराम, तो इसमें ना पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल एक बार रिसीव हुआ था, इसीलिए इसका नाम याद रखना, माउंट सेराम। बहुत यूनिक नाम है, पहचान जाओगे। माउंट सेराम इज द प्लेस जहां पे पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल हुआ था, याद रखना ये चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द एयर टेम्परेचर व्हेन वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स। यानी कि हम इक्वेटर से, अब क्या होता है, पूरा एक सर्कल मैंने बनाया, ये मतलब समझ लो ये मेरा पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच एक लाइन क्या होती है, इक्वेटर होती है। अब इक्वेटर में क्या होता है ना, कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स, यानी कि इक्वेटर से हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो समझ लो ऊपर नीचे क्या होता है, पोल्स होता है। तो इक्वेटर के हम जितना नज़दीक रहेंगे उतना गर्मी ज़्यादा होती है, उतना टेम्परेचर गर्म होता है, क्योंकि सन का लाइट डायरेक्टली
इक्वेटर पे पड़ता है, और जितना हम लोग पोल्स की तरफ जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, हमारा जो एयर का टेम्परेचर है वो ठंडा होने लगेगा। मतलब इन शॉर्ट हमारा एयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रख लेना। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, पोल्स के करीब जाएंगे तो ठंडी बढ़ जाती है, इसीलिए अंटार्कटिका और आर्कटिक पोल्स पे है ना, इसीलिए पूरा बर्फ जमा है, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे सन का लाइट स्लैंट तरीके से पहुँच पाता है, बहुत डायरेक्ट नहीं पहुँच पाता है, तो इसके लिए एयर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसीव विंटर रेनफॉल ड्यू टू रीट्रीटिंग मानसून, याद रखना। रीट्रीटिंग मानसून का नब्बी नाम आया तमिलनाडु, याद रख लो, बस खत्म। रीट्रीटिंग मानसून वापस लौट के आता है तमिलनाडु में, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर इज कॉल्ड मानसून, ठीक है ना। क्या होता है, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था ना कि कैलेंडर हुआ नहीं करते, जैसे आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं, नया साल आएगा, मतलब क्या होता था कि हमारे लिए नया साल मतलब 31 दिसंबर कंप्लीट हुआ है, एक जनवरी आ गया तो नया साल आ गया, तो हम लोग कैलेंडर फॉलो करते। लेकिन पहले के ज़माने में जब कुछ कैलेंडर नहीं था ना, तो बरसात को काउंट करते थे। अरे 2 बरसात बाद, मतलब 2 बरसात बाद मतलब क्या होता है, 2 साल बाद, ऐसा होता था। तो बरसात के हिसाब से यानी रेनी सीजन के हिसाब से काउंट किया जाता था ईयर को, ठीक है। तो रिवर्सल, जो सीजनल रिवर्सल होता है, मतलब एक तरीके से क्या होता है, वो विंड के हिसाब से आता है, मानसून लेके आता है, मतलब बरसात क्या होता है, मानसून होता है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मानसून। तो ये लॉजिक है, यह चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो, याद रख सकते हो। तो सीजनल रिवर्सल जब भी जिक्र होगा विंड डायरेक्शन का, मानसून याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया। हमारा इंडिया आपको बता दूं, सबसे पहले ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, और हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ऊपर की तरफ, ये नॉर्थ है ना, नीचे साउथ है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आता है, और वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया से क्या पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू डैश सेल्सियस इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आपको बता दूं -40 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाता है। सैल्यूट करता हूं उन लोगों को यार, -40 डिग्री में भी सर्वाइव कर पाते हैं यार। हम लोग को तो मुंबई में आप देखोगे यार, मतलब 20-25 डिग्री, 25 डिग्री तो चलो ज़्यादा बोलती है, मतलब अगर 15 डिग्री भी आ गया ना यार, हमारी हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे हालत ख़राब हो जाती है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, द डैश इन द वेस्टर्न राजस्थान इज द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। पूरे इंडिया में सबसे सूखा जगह जो है ना राजस्थान में, वो है जैसलमेर, याद रखना। बहुत फेमस जगह है, वैसे घूमने के लिए लोग बहुत जाते हैं जैसलमेर, लेकिन सबसे सूखा जगह है, वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है जैसलमेर में, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5 क्लाइमेट कंप्लीट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 5 पे आ गया, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत खूबसूरत चैप्टर है, देखोगे फटाफट जाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 1000 mm टू 2000 mm, मतलब इंडिया में 1000 mm से लेकर 2000 mm का जो रेनफॉल होता है वो कौन से फॉरेस्ट में पाया जाता है, तो याद रखना वो डेसिडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल डेसिडियस फॉरेस्ट में होता है, याद रखना, डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर जो है हमारा बीच वाला लाइन, उससे अवे मूव करते हैं, ठीक है ना। तो रेनी डेज एज वेल एज अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या होगा, ऑब्वियसली हम इसके करीब जाएंगे, पोल्स के करीब जाएगा, तो हमारा जो रेनफॉल है डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग दिस विच इज नॉट द फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील, इसमें से कौन सा ब्राजील का टाइप नहीं है। तो हिमालय जो है वो इंडिया में होता है, तो हिमालय जो है, हिमालय फॉरेस्ट इंडिया में होगा, तो ये ब्राजील का टाइप नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अमॉन्ग दिस विच इज नॉट द फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा इंडिया का टाइप नहीं है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में है, थ्रोनी बुश टाइप भी इंडिया में, इक्वेटोरियल भी इंडिया में, लेकिन मेडिटेरेनियन, ये नाम में ही देखो यार, अंग्रेज का नाम लग रहा है मेडिटेरेनियन, तो मेडिटेरेनियन जो है ना दोस्तों वो ब्राजील में पाया जाता है, इसीलिए वो इंडिया का फॉरेस्ट टाइप नहीं है, तो इसका सही आंसर है मेडिटेरेनियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग दिस विच इज नॉट द टाइप ऑफ फौना ऑफ ब्राजील। फौना मतलब क्या होता है, एनिमल एक तरीके से, तो ये ब्राजील में इसमें से कौन सा एनिमल पाया नहीं जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे एनाकोंडा मिलता है, टमैरिन मिलता है, लॉयन भी मिलता है, लेकिन मकाओ जो है वो नहीं पाया जाता, याद रखना। मकाओ एक तरीके से बर्ड होता है, समझ लो, ठीक है ना। तो विच इज नॉट द फौना ऑफ ब्राजील, मकाओ, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, अमॉन्ग दिस विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ फ्लोरा ऑफ इंडिया, याद रखना। ऑर्चिड हमारे इंडिया में नहीं पाते, इंडिया से बाहर से लाते हैं ऑर्चिड, या फिर अभी तो आजकल कुछ भी लाइक अलग अलग तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग बना रहे हैं वैसे ऑर्चिड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे इंडिया का फ्लोरा का टाइप नहीं है। तो ऑर्चिड याद रखना, देवदार होता है, अंजान होता है, बनियान ट्री तो होता ही है, लेकिन ऑर्चिड हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है आसानी से, तो ऑर्चिड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ह्यूज एनाकोंडा, आपने नाम सुना होगा एनाकोंडा को, तो बड़े बड़े एनाकोंड होते हैं। तो एनाकोंडा जो होते हैं ना दोस्तों बड़े बड़े, ये रियल में होते हैं, स्वैम्पी प्लेसेस में होते हैं। तो कहाँ पे पाए जाते हैं, पैंटानल करके एक जगह है, याद रखना, ये पैंटानल में पाए जाते हैं ह्यूज एनाकोंडास, ठीक है, याद रहेगा। तो ह्यूज एनाकोंडास कहाँ पे मिलते हैं, पैंटानल में मिलते हैं, याद रखना, ब्राज़ील में, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में। व्हाट इज़ द कॉजेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, क्यों खराब होता है, सबसे ज़्यादा मैं प्रॉब्लम बोलूँ, पॉल्यूशन है, बिल्कुल है, इलीगल स्मगलिंग हो रही है वाइल्ड एनिमल की, बिल्कुल हो रही है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ को कट किया जा रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मतलब ये तीनों के तीनों सही आंसर है, इसका मतलब हमारा चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस,
याद रहेगा, ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन फॉरेस्ट ऑफ डैश आर कॉल्ड एज द लंग्स, याद रहेगा, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। एक बहुत पहले न्यूज़ आई थी, मतलब 1 आध साल पहले हमारे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में आग लग गया था, आपको पता होगा, और वो बोला था पूरे वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन सप्लाई करता है। 20%, सोचो दोस्तों, 20% ऑक्सीजन पूरे वर्ल्ड में से कहाँ से आ रहा है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील में से आ रहा है। तो ये एक बार आग लग गई थी, आधा से ज़्यादा जंगल खाक हो गया जल के, और इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और लोगों ने बहुत चिंता भी जताया था। लेकिन हमारा जो सवाल है, जो पूछा है, रेन फॉरेस्ट, कौन सा रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर फाउंड इन द हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट में क्या पाया जाता है? तो हाथी पाए जाते हैं, एलिफेंट्स, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं, जो कि है पॉपुलेशन। इंडिया का पॉपुलेशन इज अबाउट डैश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो हमारा 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, याद रखना। आजकल तो 135 के ऊपर चल रही है। अगर आज का पूछेगा सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो यही पूछेगा, लेकिन अगर कुछ यूनिक पूछना होगा तो आज का भी पूछ सकते हैं। तो 135 प्लस करोड़ पॉपुलेशन, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2010 सेंसस व्हाट इज द रैंक ऑफ ब्राजील इन द पॉपुलेशन। तो ब्राजील का रैंक 5वां है, हमारा इंडिया का दूसरा है, चाइना जो है पहला है, इंडिया जो है दूसरा है, वैसे ही 5वां जो है ब्राजील है, याद रखना। तो ब्राजील का रैंक 5वां है, 5th रैंक पॉपुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज डैश पॉपुलेटेड। बहुत कम पॉपुलेटेड है, लेस पॉपुलेटेड आ जाएगा। ठीक है, याद रखना। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियंस, इंडिया जो आम इंसान है ना, वो कितना जीता है? ज़्यादा से ज़्यादा 68 साल जीता है। मतलब ये एक एवरेज है, मतलब 68 साल तक बुढ़े हो जाते हैं लोग, ऊपर चले जाते हैं, जिसको जाना रहता है। ठीक है, तो 68 साल इज़ द बेस्ट एज, एवरेज एज इंडियंस का, याद रखना, 68 ईयर्स। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द रीजन इज नोन एज डैश। तो आपको याद होगा कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, इसका एक रेशियो निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स रेशियो बोलते हैं। ये हमने पढ़ाया हुआ है चैप्टर्स के दौरान, जाके देख लेना, हमारा लेक्चर वीडियो मिल जाएगा इस चैप्टर का, सर्च कर लेना। तो हमने पूरा एक्सप्लेन किया है सेक्स रेशियो होता क्या है। ठीक है, याद रखना। डैश इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगा तो हम लोग बोलेंगे कि सोसाइटी हमारा डेवलप कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा, मतलब लोग ज़्यादा जिएंगे, अच्छी तरीके से जिएंगे, तो समझ जाना कि हमारा सोसाइटी डेवलप हो रहा है। तो इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट सेंसस सर्वे ऑफ ब्राजील वॉज डन इन डैश। पहली बार सेंसस कब हुआ था? 1872 में हुआ था, याद रखना। फर्स्ट सेंसस 1872, याद रहेगा। लिटरेसी रेट इज डैश इन ब्राजील देन इंडिया। ऑब्वियसली पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है ब्राजील में, यार हायर होगा। इंडिया के लोग ज़्यादा पढ़ाई को वैल्यू नहीं करते हैं ना। ठीक है ना, आजकल कर रहे हैं यार, हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स के वीडियो देखो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। ठीक है ना, IAS वाईएएस बनो। ठीक है कि नहीं? तो ब्राजील में फिलहाल ज़्यादा है, ब्राजील में थोड़े लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो लिटरेसी रेट ब्राजील का ज़्यादा है, हायर है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रंस इन इज मोर इन विच कंट्री। मतलब बच्चे किस कंट्री में ज़्यादा है? यार इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। ऑप्शन देख लो पहले क्या है, इंडिया, ब्राजील, कनाडा, USA। इसमें चाइना नहीं है, तो हमारे ऊपर सिर्फ चाइना है, तो चाइना ऑप्शन में नहीं है, तो हम खुद आ जाएंगे, इसका आंसर इंडिया हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द मोर सेक्स रेशियो अमॉन्ग दिस। इसमें से कौन सा कंट्री ऐसा है जिसमें सेक्स रेशियो ज़्यादा है? सेक्स रेशियो ज़्यादा होना मतलब फीमेल्स का ज़्यादा होना। तो फीमेल्स इंडिया में तो कम है, क्योंकि हम जानते हैं यार हमारा इंडिया जो है ना, इसमें पहले के एज में क्या करते थे, फीमेल्स को पैदा होते थे मार दिया जाता था। मतलब बहुत पहले के टाइम बोल रहा हूँ, जिसकी वजह से फीमेल्स की जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई थी इंडिया में। लेकिन अभी तो चलो सब चीज़ नॉर्मल हो रहा है, लेकिन फिर भी काउंट अगर करेंगे तो इंडिया के कंपैरिजन में ब्राज़ील का जो सेक्स रेशियो है, यानी फीमेल्स पर 1000 मेल जो है वो ज़्यादा है, याद रखना। तो ब्राज़ील इज द करेक्ट आंसर, याद रहेगा। क्लियर है, चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट। देखो दोस्तों, 1 शॉर्ट वीडियो है ये, पूरा का पूरा MCQs आपको पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा। और यहाँ से ना आपको सिर्फ अपने पढ़ाई का प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, आपके सिलेबस का प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, आपको मैं जनरल नॉलेज ऐसा दे रहा हूँ ना दोस्तों, जो पूरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरा पढ़ाया हुआ, पूरा ढूंढ करके एक एक चीज़ों को मतलब टेक्स्ट बुक से ढूंढ के निकाला दोस्तों। सो दैट इतना टाइम लगा है ना, तो ये चीज़ को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बोलना यार बहुत वैल्यूएबल लेक्चर है ये, बहुत वैल्यूएबल MCQs के वीडियो है, याद रख लेना, आपको हर चीज़ में ये काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द पोर्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द नेग्रो ऑन द अमेजॉन। याद रखना, अमेजॉन जो है यहाँ पे, तो इसमें जो नेग्रो है ना अमेजॉन का, इसमें कौन सा पोर्ट जो है प्रेजेंट है? तो याद रखना, मानाउस पोर्ट। पोर्ट की जब भी जिक्र आएगी, ब्राज़ील में एक पोर्ट है जिसका नाम है मानाउस, याद रखना। मानाउस पोर्ट ब्राज़ील में है, याद रखना, नेग्रो एंड अमेजॉन का नाम आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड द लीस्ट अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे कम अर्बनाइजेशन है, मतलब बहुत कम लोग रहते हैं? तो यार पैरा करके एक जगह है, याद रखना, पैरा इज़ द प्लेस जहाँ पे बहुत कम लीस्ट अर्बनाइजेशन है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, वेयर डू यू फाइंड
डिस्पर्स सेटलमेंट्स इन इंडिया, इंडिया में सबसे डिस्पर्स मतलब बिखरे हुए पॉपुलेशन, बहुत ही कम पॉपुलेशन सेटलमेंट्स कहाँ मिलते हैं यार, पहाड़ी इलाके में मिलते हैं। तो हिली एरिया याद रखना, पहाड़ पे बहुत कम लोग रहते हैं ना, घर बनाना मुश्किल होता है वहाँ पे, तो हिली एरिया में लोग डिस्पर्स तरीके से रहते हैं, याद रहेगा। चलो, डैश इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट, याद रखना सबसे ज़्यादा अर्बनाइज स्टेट जो है ना पूरे इंडिया में वो है गोवा, छोटा सा शहर, बहुत ही खूबसूरत शहर, मज़ा आता है जाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे डैश ऑफ ब्राज़ील पॉपुलेशन लीव्स इन अर्बन एरिया, तो यहाँ पे बता दूँ 86% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहता है। वाओ यार, आप इमेजिन करो, तो 100 में से 86 गया, 14% बचा, मतलब सिर्फ 14% ऐसे लोग हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि यार हमारा इंडिया कितना पीछे है ब्राज़ील से, समझ में आ रहा है। 86% लोग कहाँ रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं ब्राज़ील में, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील विच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड, तो नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील, याद रखना नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील, इसी ये चीज़ ध्यान में रखना। तो उस टाइम पे, और खासकर ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री जहाँ पे लोग इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, यानी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट से लोग अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, मतलब अपनी छोटी सी फैमिली के साथ। जॉइंट फैमिली में इंडियंस रहते हैं, दादा के साथ, परदादा के साथ, सब लोग मिला जुला के, चाचा चाची बुआ सब एक ही घर में रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे इंडियंस में, ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो बाहर के देश होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, वो लोग सिर्फ खुद ही रहते हैं, उनके बच्चे रहेंगे बस, वो ज़्यादा कोई रहता नहीं है, तो न्यूक्लिएटेड फैमिली होती है उनकी, याद रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लिएशन, न्यूक्लिएटेड, ठीक है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, सेटलमेंट्स बिकम डैश एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील के एकदम बीचों बीच जाएंगे तो सेटलमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्पार्स हो जाता है, मतलब बहुत लेस हो जाता है, मतलब बीच में ना ब्राज़ील का जो मिडल पार्ट है ना कंट्री का, उसमें बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत लेस लोग रहते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 वॉज डैश, अर्बनाइजेशन इंडिया में जो था 2011 के हिसाब से 31.16% था, याद रहेगा। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 वॉज 31.16%, यह ऑप्शन देख के ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन दिखेगा तो वही टिक करके आ जाना। नेक्स्ट है रूरल एरियाज सच एज द नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड सफ़र फ्रॉम मोस्ट एक्सट्रीम डैश, तो आपको एक चीज़ बता दूं, जो नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड्स होता है ना, इसमें सूखा बहुत पड़ता है, ड्रॉट, याद रखना ड्रॉट बहुत आता है नॉर्थ ईस्ट, ये जब भी नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड आया ड्रॉट याद रखना। अगला क्वेश्चन है 10वां, जो कि है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग मेजर फैक्टर्स, याद रखना कहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, समुद्र के किनारे, प्लेन ज़मीन पे जहाँ पे पानी अच्छा अवेलेबल हो, कि जहाँ पे क्लाइमेट हो। तो मैं आपको बता दूँ सब रीज़न इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ पे पानी अवेलेबल है ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि पानी ही हमारे लिए जीवन है, जल ही जीवन है दोस्तों, याद रखना। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द सेटलमेंट्स, रहने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा 7वां चैप्टर। अब 8वां चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर बहुत ही कम एमसीक्यू से जो पूछेगा आपको, तो 2-3 ही है, फटाफट देख लेते हैं फिर ये लेक्चर को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 इज इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज लेस देन ब्राजील ड्यू टू डैश, मतलब इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो ब्राजील से कम है, क्यों, क्योंकि हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन है यार बहुत विशाल है, मैसिव पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम भी डिवाइड हो जाता है यार, बहुत कम है इंडिया का अर्निंग देखा जाए तो ब्राजील से, तो मैसिव पॉपुलेशन की वजह से हमारा पर कैपिटा इनकम कम है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द डैश एक्टिविटी, तो ब्राजील का जो इकोनॉमी है वो टर्शरी एक्टिविटीज़, बिजनेस वगैरह जो होता है टर्शरी एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करता है, याद रखना। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन है द इकोनॉमी ऑफ द इंडियन ब्राजील आर ऑफ डैश टाइप, तो कौन सा है, डेवलपिंग टाइप है, क्योंकि ब्राजील और इंडिया का दोनों का ही इकोनॉमी जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, लेकिन ब्राजील का कई ज़्यादा है हमसे इंडिया से, लेकिन स्टिल दे आर डेवलपिंग ऑल्सो, इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग, तो याद रखना डेवलपिंग, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आखिरी चैप्टर 9वां चैप्टर, सिर्फ एक एमसीक्यू जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इसमें से, जो कि है टूरिज्म इज ए डैश ट्रेड, तो टूरिज्म इज ए डैश ट्रेड, मतलब टूरिज्म में क्या है, इनविजिबल ट्रेड है, याद रखना टूरिज्म क्या है, एक इनविजिबल ट्रेड है, इसको याद रख लो, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे सभी बच्चों को, यार इतने सारे एमसीक्यूज करा दिए मैंने, गिना भी यार, गिना भी नहीं, मोस्टली मुझे लगता है 70 के प्लस होंगे, 7 चैप्टर के 10-10 मतलब 70, और ये 2-3-5 75 एमसीक्यूज यार, आज मैं आपके लिए मैं बता दूं यार, अच्छा लग रहा है मुझे, मैं तो गिना भी नहीं था, 75 प्लस एमसीक्यूज मैंने आपको आज करा दिए हैं, और ये इतने बेहतरीन तरीके से कराए हैं ना यार, आपको ना कभी भी ना आपको जनरल नॉलेज में भी तकलीफ नहीं होगी, और आपको ये इसमें से कोई भी पूछ लेगा एग्जाम में एमसीक्यूज 4 में से 4 आप चुटकी बजा के निकालोगे, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ। चलो आज के लिए इतना, ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा है हमारा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया दोस्तों, बहुत बड़ा वीडियो बन गया आई नो दैट, लेकिन पसंद आया होगा ना दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर जरूर से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है,
15 से 20 मिनट लगेगा, लेकिन ये वीडियो अगर देख लोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। तो ट्रस्ट मी, शेयर करो अपने दोस्तों को। साथ ही में फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।